अगर आपको डेरिवेशन आता है तो रिवीजन करा दूंगा और अगर नहीं आता है तो पूरा तैयार करा दूंगा। जी हाँ, हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 12th के फिजिक्स के 10 अति महत्वपूर्ण डेरिवेशन कराने जा रहे हैं। एक एक डेरिवेशन आप सभी को सिखा दिया जाएगा अगर आपने अभी तक डेरिवेशन नहीं सीखा है तो, और गारंटी है कि इसमें ज़्यादातर डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। इस वीडियो को सेव करके रख लेना और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप 2 बार चला कर देख लेना, आपका बहुत फ़ायदा होगा। ये मैं आप सभी को गारंटी और विश्वास दिला रहा हूँ, इस बात को मान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको जो है डेरिवेशन कराने से पहले ये जितने 10 अति महत्वपूर्ण डेरिवेशन हैं वो आपको दिखा देता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम कौन कौन से डेरिवेशन करने वाले हैं। उसके बाद जो है हम सारे डेरिवेशन एक एक करके आप सभी को समझाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले 5 डेरिवेशन आप ध्यान से देखिए। पहला डेरिवेशन जो हमारा होने वाला है कूलाम का नियम। हालांकि कूलाम का नियम जो है हमने आपको कई बार समझाया भी है और इस वीडियो में भी हम आपको अच्छे समझाएंगे। दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तीसरा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। चौथा जो है हमारा गास का प्रमेय। पांचवा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। छठवां, अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध। सातवें की बात करें तो किरचॉफ का नियम, वेटस्टोन सेतु, बायो सेवर्ट का नियम और आपका अगला जो है म्यू 0 एप्सिलॉन 0 में संबंध। ये वो डेरिवेशन है, ये वो टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और तहलका मचा देंगे इस वीडियो में। आप सभी लोग जो है पूरा तैयार करके जाइएगा। अंतिम में लाइक करना जब आपको पूरा मज़ा आ जाए, मज़ा ना आए तो बिल्कुल भी लाइक मत करना, ठीक। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डेरिवेशन है इस कड़ी में वह है कूलाम का नियम। आई होप कि आप सभी लोगों ने कूलाम का नियम रट रखा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बार कूलाम का नियम फिर से समझाते हैं, ठीक। ध्यान से सुनिए। कूलाम का नियम हमारी हेडिंग होगी और हम यहाँ पर लिखेंगे इस नियम के अनुसार डैश। क्या परिभाषा होती है, पहले परिभाषा फिर उसका डेरिवेशन छोटा सा करेंगे। किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल। किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुनिए। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो आपका वैद्युत बल होता है 2 आवेशों के बीच, वो जो दोनों आवेश हैं उनके परिमाण का गुणनफल करेंगे, उसके अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी जो होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम के नियम का कथन है। और आगे लिखा है कि इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो ये आपके कूलाम का नियम हो गया, ठीक। यहाँ तक स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा इसका डेरिवेशन पार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि यदि 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर कितनी दूरी पर स्थित हैं, परस्पर r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल। क्या कूलाम ने कहा कि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समीकरण नंबर 1, F प्रोपोर्शनल 1/r² समीकरण नंबर 2। इतना आपने समझ लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लो इतने का, ठीक। ध्यान दीजिए। अब फिर समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा नीचे r², यहाँ तक का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप, ठीक। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, आपका यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे कोई ना कोई नियतांक आएगा स्मॉल k,
ठीक, हम तो कहते हैं इस डेरिवेशन को आगे मत बढ़ाइए और यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये जो है और लिखना है ये आपको याद ना करना पड़े, ठीक, ध्यान से देखिए। और अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में कूलाम का नियम हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, वहाँ से पूरा डिटेल समझ सकते हैं। ठीक, आप यहाँ तक लिख दीजिएगा के की जगह 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ तक कर लीजिएगा, काफ़ी होगा। ये रहा आपका पहला डेरिवेशन, कूलाम का नियम। विश्वास है मुझे कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम करेंगे दूसरा डेरिवेशन। तो हमारे सामने दूसरा डेरिवेशन आ गया है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव समझना है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश हों अलग अलग मतलब की प्रकृति के, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश, अल्प दूरी पर अगर वो रखे गए हैं तो उस निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। और इसको मिलाने वाली रेखा का जो मध्य पॉइंट है वो हमने ओ मान लिया, तो इसको केंद्र भी बोलते हैं द्विध्रुव का। यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल एल और यहाँ से यहाँ तक दूरी स्मॉल एल, यानी द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2l। समझ में आया। अब इसी के कारण अच्छी स्थिति में, यानी इसी के लाइन में कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसी के लाइन में हमने यहाँ पर एक पॉइंट पी लिया, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें उससे पहले हमें इस आवेश से यहाँ तक की दूरी पता होना चाहिए। तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी r मानी गई है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक l, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो होगा r में से क्या हटा दो, l, तो ये दूरी r माइनस l हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक l है और यहाँ से यहाँ तक r, तो यहाँ ये माइनस क्यू आवेश से जो है उसकी दूरी r प्लस l हो जाएगी। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो प्लस क्यू आवेश से उसकी दिशा दूर की ओर होगी, यानी ये वेक्टर E जो है प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हुई है। माइनस क्यू आवेश के कारण भी यहाँ पर एक तीव्रता उत्पन्न होगी, तो वो वेक्टर EB होगी जिसकी दिशा इस ओर होगी। परिणामी तीव्रता E की दिशा उधर क्यों होगी, क्योंकि इसका मान ज़्यादा होगा तो उधर ही मतलब कि विस्थापित हो जाएगा वो। तो ये रहा बात चित्र का। ठीक, आप हेडिंग डालिए, चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी सी बात, जब थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चित्र के बारे में लिखनी, थोड़ा सा लिखो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों प्लस Q व माइनस Q से मिलकर बना है। मैंने वहाँ पर जो है पहले समझाया। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल 2l है। वैद्युत द्विध्रुव जो है कि कैपिटल के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु है स्थित, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें इस डेरिवेशन को करने के लिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेना है और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर है, हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए वेक्टर EA होगा और किसी एकल आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0 K इंटू Q बटा वहाँ तक की दूरी का स्क्वायर। तो प्लस Q आवेश से दूरी जो थी आपके R माइनस L था, तो उसका स्क्वायर कर दिया और दिशा A से P की और वेक्टर AP दिशा में। ऐसे माइनस Q आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो वेक्टर EB इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू वहाँ की दूरी जो थी आपकी R प्लस L, तो उसका स्क्वायर और इसकी दिशा P से B की ओर यानी वेक्टर PB की दिशा में। समझ में आया। अब यहाँ पर लिखा है वेक्टर EA और वेक्टर EB की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू EA में से EB घटा लोगे, क्योंकि EA की दिशा अलग है और EB की दिशा अलग है, तो बड़े मान से छोटे मान को घटा लोगे। ठीक, इतना आपका आया। अब आप क्या करिए, यहाँ से जो है यहाँ तक का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, EA और EB का मान रखेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास यहाँ पर जो आया ये डेरिवेशन का अगला भाग, मतलब कि अगला पार्ट, यहाँ पर E बराबर EA का मान इतना था रख दिया और माइनस EB का मान इतना था रख दिया। Q बटा 4πε0 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 बटा R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमने हटा दिया तो 1 बटा R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आया। ये वही चीज़ है, इसका तिर्यक गुणा इसमें करेंगे, इसका तिर्यक गुणा इसमें करेंगे और नीचे ही आपस में इनटू में रहेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट जल्दी लेते चलो भाई, ध्यान दो, यहाँ तक का आप ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए, इसके आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए ये R प्लस L का होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB के फार्मूले से खोल दिया गया और इसको भी खोल दिया गया और ये माइनस लगा रहने दिया गया। दोनों पर स्क्वायर, तो स्क्वायर ऊपर कर लेते हैं। R माइनस L, R प्लस L जो है A माइनस B इंटू A प्लस B के फार्मूले से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करके यहाँ पर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कर लिया गया, उसका होल स्क्वायर लगा गया। ठीक, ये वही चीज़ है। R स्क्वायर से ये माइनस R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से ये माइनस यहाँ पर गुणा होगा तो L स्क्वायर कैंसिल, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2RL प्लस 2RL यहाँ पर बचेगा, बाकी आपका यही चीज़ है। ठीक, ध्यान से देखिए।
अब यहाँ पर जो है आप ध्यान दीजिए, ये आपका जो है जुड़ जाएगा, 4RL हो जाएगा और यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब आगे ध्यान से देखिए, Q इंटू 2L बराबर P होता है, आप सबको मालूम है Q इंटू 2L बराबर P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने यहाँ पर P लिख लिया। तो अब आपका 1/1 तो रहता ही ऊपर, 1/4πε0K इंटू Q इंटू यहाँ का 2 और L जो है वो P बन जाएगा और एक मतलब 2 बचेगा और R बचेगा, ये हो गया। और नीचे आपका यही चीज़ है, ध्यान से देखिए, ठीक। अब स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप। यदि R जो आपका दूरी था, मतलब कि केंद्र से बिंदु P की, वह दूरी जो है L से काफ़ी बड़ी थी, तो R स्क्वायर की वैल्यू L स्क्वायर से काफ़ी बड़ी होगी। तो जब R स्क्वायर की वैल्यू L स्क्वायर से काफ़ी बड़ी होगी तो L स्क्वायर को छोड़ देंगे, L स्क्वायर बहुत छोटा मान हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे यहाँ पर। तो जब छोड़ देंगे तो R की घाते 2 की घाते, मतलब R की घाते 2 की घात 2 है, तो यानी वो कितना हो जाएगा, R की घाते 4 और एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, R³ आएगा आपका, ठीक। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, आपका ये फार्मूला हो गया और वायु निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, इसलिए K का मान 1 रखोगे तो ये फार्मूला फाइनली आपका हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे डेरिवेशन की। तो हमारा तीसरा डेरिवेशन जो है वह है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। अब पहले इस डेरिवेशन को समझने के पहले जो है हम चित्र देखेंगे। पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लिए रहिए, ठीक, अभी समझाएंगे, ठीक। हमने यहाँ पर एक जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया। एक समान वैद्युत क्षेत्र को इस तरह से आप समांतर रेखाओं से दिखाएंगे, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई हो गया। इसी में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव अभी हमने समझाया कि +Q और -Q से बनकर बना निकाय और उसके बीच की दूरी 2L होती है। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, ध्यान से देखिए, जो क्षेत्र से कितना कोण बना रखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है क्षेत्र से कितना कोण बना रखा है, थीटा। और आपको पता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई +Q आवेश रहे तो उसके ऊपर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और QE इसका मान होगा, और -Q आवेश पर भी बल लगेगा, उसका इधर वैल्यू होगा। दोनों आवेश की वैल्यू मतलब समान है तो बल का मान समान होगा, लेकिन इसकी दिशा इस तरफ रहेगी, इसकी दिशा इस तरफ रहेगी। अब जैसे ये पेन है, आपसे मैं कहूँ इस पेन को अगर आप इस तरफ से ऐसे बल लगाएंगे तो ये इधर ऐसे होगा और इधर बल लगाएंगे तो ये इधर ऐसे जाएगा, यानी ये वैद्युत द्विध्रुव क्या करेगा, घूमकर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करेगा। तो छोटी सी डेफिनेशन जो ऊपर लिखा गया है इसी को पहले आप लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखोगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव को, यहाँ पर लिखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता। देखो एक ये है, एक ये बल युग्म मतलब 2 बल युग्म कार्य करता है, और यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का यानी उसको घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए और ये चित्र आप बना लीजिए, ठीक। अब हम इसके जो है डेरिवेशन करेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के आवेश +Q पर कार्यरत वैद्युत बल F1 मान लेते हैं उसको, वो कितना है Q इंटू E, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। और इसी प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव के आवेश -Q पर कार्यरत वैद्युत बल उसको F2 मान लेते हैं, और वो जो है आपका Q इंटू E उतनी वैल्यू रहेगी। ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। इतना जो आपने चित्र में देखा वही यहाँ पर आपने लिखा। अब देखिए बल वेक्टर F1 और F2 परिमाण में बराबर हैं, वैल्यू बराबर है, दिशा में विपरीत हैं, और इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है। क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होने का मतलब एक ही रेखा में नहीं है, इसकी क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा ये है, अलग अलग है, एक ही रेखा में नहीं है। तो अगर क्रिया रेखा अलग रहे, बल का मान बराबर रहे, दिशा अलग रहे, तो ऐसे बल को हम बल युग्म कहते हैं, यानी ये एक बल युग्म का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अच्छा, बिल्कुल समझ में आ गई। और जब बल युग्म का निर्माण होता है तो हम वहाँ पर बल युग्म का आघूर्ण निकालते हैं। तो मैं लिखूंगा अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, क्या फार्मूला होता है, टाउ इज इक्वल टू किसी एक बल का परिमाण गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। टाउ इज इक्वल टू किसी एक बल का परिमाण गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल का परिमाण कितना है, Q इंटू E, और लंबवत दूरी कितनी है, AC। मैं दिखाता हूँ, ये तो दूरी हो गई और ये आपकी कौन सी दूरी है, लंबवत दूरी, तो AC। अब हम यहाँ AC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे sin थीटा बराबर, यह आपका होगा लंब AC बटा कर्ण AB, ठीक। ध्यान दीजिए, तो वहाँ से हमारा वैल्यू अभी निकल कर आएगा। लेकिन आप यहाँ पर क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक।
और फिर यहाँ पर जो बच रहा है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, AC की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आगे लिखा है समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब AC बटा AB हमने अभी बताया था, या फिर AC बराबर AB साइन थीटा, या फिर AC बराबर AB जो था वो द्विध्रुव था तो उसकी लंबाई 2L थी, 2L साइन थीटा आ जाएगा। अतः टाउ बराबर वहाँ पर था Q इंटू E और AC, तो AC की जगह हमने ये लिख दिया, तो टाउ इज इक्वल टू Q हमने बाहर किया और 2L यहाँ पर रख दिया और फिर E साइन थीटा लिख दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं ध्यान दीजिए, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बता रहे हैं, ठीक। अब देखिए Q इंटू 2L को हम क्या बोलते हैं, P यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, इसलिए टाउ इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे P और ये है E साइन थीटा। यहाँ तक आप सभी का डेरिवेशन जो है हो जाता है। इसके बाद भी अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरह से आप इतना भी लिख सकते हैं कि सदिश रूप में इसको लिखेंगे, तो सदिश रूप में क्या लिखेंगे, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E और विशेष स्थितियाँ, थीटा का मान 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि साइन का 0 होता है, थीटा का मान 180 अंश होगा तो भी 0 हो जाएगा, थीटा का मान 90 होगा तो साइन 90 का मान 1 होता है और ये अधिकतम हो जाएगा। तो ये विशेष स्थितियां हमने यहाँ पर रख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो ऐसे ही जो है अब हम अगला वाला डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन नंबर 4 गास का प्रमेय। नंबर 4 डेरिवेशन आपके सामने प्रस्तुत है। डेरिवेशन का टॉपिक क्या है, गास की प्रमेय। सबसे पहले गास की प्रमेय का स्टेटमेंट आप लिखोगे और फिर उसको प्रूफ करोगे। ध्यान से देखो, एकदम क्लियर करा देंगे, अभी ध्यान से देखिएगा। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाला गास की प्रमेय और मैंने लिखा इस प्रमेय के अनुसार डैश, क्या लिखा, डबल इन्वर्टेड कामा में किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ रहेगा, से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो है आपका, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा जो है परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यानी आपका फ्लक्स जो है कुल आवेश, सिग्मा क्यू मतलब कुल आवेश जो है उसका 1/ε गुना होता है। ये गास की प्रमेय का स्टेटमेंट है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब सूत्र की उत्पत्ति करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो सूत्र की उत्पत्ति में आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, ये चित्र। इस चित्र के लिए, इस चित्र को समझने के लिए आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर इस तरह से एक आकृति बनाई गई है, ये कोई एक बंद आकृति होगी, किसी भी प्रकार की आकृति हो सकती है, हमने बंद आकृति ले लिया, ठीक। और उसके बीच में कहीं पर हमने एक आवेश रखा Q प्लस Q और उस पॉइंट का नाम O रख दिया। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। तो इस आवेश से बल रेखाएं निकलेंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, सब दिशा में जाएंगी। तो सवाल ये उठता है कि हम कुल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें। कुल फ्लक्स का ही फार्मूला ये आपके ऊपर रखा गया है, जो इसी को सिद्ध करना है। तो जुगाड़ क्या बताया गया कि कुल फ्लक्स का जानने से पहले ये मान लीजिए कि जो पूरा ये पृष्ठ है वो कई छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। तो इसके ऊपर हमने एक छोटा सा खंड यहाँ पर लिया, जिस अभी ये भी एक पृष्ठ ही होगा, ठीक। ये ध्यान दीजिए, ये भी एक पृष्ठ ही होगा, तो उसका क्षेत्रफल dA मान लिया गया। अब इस आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है इस तरफ है, और ये जो पृष्ठ जहाँ पर हमने लिया है उधर क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरफ है, और E और dA, वेक्टर dA के बीच जो है कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है, और इसने पृष्ठ के कारण केंद्र पर एक कोण बन रहा है जिसका नाम है d ओमेगा, अर्थात इसे घन कोण कहते हैं। ये पूरी बात किसकी हो गई, चित्र की। थोड़ा सा आप चित्र के बारे में लिखेंगे और डेरिवेशन देखिए अभी कितना मज़ेदार ढंग से समझ में आएगा। चित्र का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे माना एक बिंदु आवेश प्लस Q बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है। वहीं था कि नहीं था, बिल्कुल था। माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु आवेश P के चारों ओर, एक बिंदु P लिया गया, उसके चारों ओर लघु क्षेत्रफल dA है। मैंने लिया कि नहीं लिया, ठीक। माना OP बराबर R, यानी O से P तक की दूरी जो है ये P है, यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। अच्छा, अब आपको फ्लक्स निकालना है पूरे पृष्ठ के कारण। तो पूरे पृष्ठ के कारण निकालने के लिए मैंने क्या किया, पूरे पृष्ठ को छोटे छोटे खंडों में हमने बांटा है। तो हम क्या करेंगे कि उस छोटे से खंड dA के कारण, dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d phi E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। क्या,
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ये होता है फार्मूला। तो ये इसको हम लिख देंगे ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? वेक्टर डी ए और वेक्टर ई के बीच का कोण, इतना हो गया। अब इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आई, तो ई की वैल्यू हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो बिंदु पी पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला एकल बिंदु आवेश के कारण है, तो एकल बिंदु आवेश कारण वाला लगाएंगे, क्या होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पर लग दिया। अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक। अब आगे वाले मतलब की लाइन में हम यहाँ पर ई की इतनी वैल्यू क्या कर देंगे, रख देंगे। ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बगल में डी कॉस थीटा लिखा रहेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो देखिए मैंने लिखा, इसलिए डी फाई इज इक्वल टू आपका हमने ई की वैल्यू रखा है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। ये हमने रख दिया, बगल में डी कॉस थीटा है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसे इसलिए रखें ताकि हम आगे डेरिवेशन में जो है घन कोण को भी शामिल कर लें। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर जो है वो आपका क्या है, डी ओमेगा। डी ओमेगा का मतलब क्या है, घन कोण। कहाँ? क्षेत्रफल अवयव द्वारा बिंदुओं पर बनाया गया घन कोण ये है, ठीक। यानी अब इस स्टेटमेंट में, इस समीकरण में जो है इतनी की जगह हम क्या रखेंगे, डी ओमेगा, इतने की जगह, ठीक। तो ये आपका वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, इतने की जगह हमने डी ओमेगा रख दिया। अब आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब मिल गया हमको। अब संपूर्ण गासीय पृष्ठ से, मतलब संपूर्ण पृष्ठ से बाहर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा, और ये जो आपका ये वैद्युत फ्लक्स है इसका इंटीग्रेशन करने से मिलेगा। तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बराबर की जगह बराबर आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। जो फिक्स है यानी ये पूरा चीज़ Q बटा 4πε0 जो है नियत है, नियत मान को हम इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन के बाद डी ओमेगा बचेगा, ठीक। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ तक का भी ले लीजिए, फिर उसके बाद पूरा पहले ले लीजिए पूरा, ठीक, फिर समझाते भी, ठीक। अच्छा, अब हमने क्या किया कि ये आपका बाहर हो गया, और डी ओमेगा मतलब घन कोण छोटे से खंड के कारण, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का मतलब पूरे पृष्ठ के कारण जो है केंद्र पर बनाया गया या वहाँ बिंदुओं पर बनाया गया घन कोण कितना होगा, 4 पाई। ये होता ही होता, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 पाई रखा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू बटा एप्सिलॉन 0, जो कि क्या होता है, गास का प्रमेय या गास का नियम। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डेरिवेशन समांतर प्लेट संधारित्र का करने जा रहे हैं। तो डेरिवेशन नंबर 5, टॉपिक का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में यह भी डेरिवेशन कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं। सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन हो, अगर उसमें चित्र है तो आप चित्र को ध्यानपूर्वक समझिए, वो डेरिवेशन आधा ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, 2 प्लेट होती है, एक प्लेट x है, एक प्लेट y है। तो आगे आप ऐसे सेंटेंस बनाकर लिखोगे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 समांतर प्लेटों x और y से मिलकर बना है, यह भी आगे लिखोगे। एक प्लेट को आवेश दिया जाता है, दूसरे प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, और जो पहले प्लेट को आवेश दिया जाता है वो पूरे एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर जो है वितरित हो जाता है, और प्रेरण के द्वारा दूसरे पृष्ठ इस पहले पृष्ठ के निकटवर्ती दूसरे पृष्ठ पर जो है प्रेरण के द्वारा उतना ही ऋणावेश आ जाता है, और फिर ऋण और धन के कारण जो है यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। तो प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d रख लेते हैं। अब चूंकि आवेश को वितरित आपने जो है प्लेट पर किया है, इसलिए जो है पृष्ठ पर किया है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व भी यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा, दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों पर आवेश सेम है। ये हो गया चित्र। यही आपको चित्र के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है, स्क्रीनशॉट पहले ले लो। क्या लिखना है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 समांतर प्लेटों x तथा y से मिलकर बना है। 2 समांतर प्लेटों x तथा y से मिलकर बना है, जिनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है। उनके बीच की दूरी स्मॉल d है। जो लिखा है वही बोल रहा हूँ। प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है, यानी बीच में अगर कोई माध्यम है तो उसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल K। प्लेट x को प्लस Q आवेश दिया गया है तथा प्लेट y को पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया है। प्लेट अभी हमने आपको दिखाया भी वहाँ पर, x तथा y प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः जो है प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, अभी हमने बताया। प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E एक समान रहता है, ये भी हमने बताया। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अब ये चित्र का भी ले लीजिए। फिर यहाँ पर डेरिवेशन के पॉइंट स्टार्ट करते हैं। प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E इज इक्वल टू सिग्मा बटा K एप्सिलॉन 0 होता है। ये आपको जो है गास के नियम वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। एक डेरिवेशन वहाँ पर आता है, पृष्ठ का जो है
पृष्ठ के कारण जो क्षेत्रफल तीव्रता होती है वो इतना ही होती है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बटा के एप्सिलॉन 0 आपका होगा। अब प्लेटों के बीच विभवांतर देखिए, E इज इक्वल टू वी बटा डी होता है फार्मूला प्लेटों के बीच, अगर हमें मतलब कि निकालना है तो V इज इक्वल टू ई डी हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू ई की वैल्यू हम यहाँ पर इतना रख देंगे, देखो सिग्मा बटा के एप्सिलॉन 0 इंटू डी हमने यहाँ पर रख दिया। अब चूंकि सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, तो इसलिए यह वैल्यू भी यहाँ पर V इज इक्वल टू सिग्मा की जगह जो है Q बटा ए आ जाएगा और डी के एप्सिलॉन 0 यहाँ पर जो पहले था लिख दिया गया। अब आप क्या करिए, इतना जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने पार्ट का भी, ठीक। अब हम दूसरे पेज में आगे बढ़ेंगे, ठीक। हमने विभवांतर ज्ञात कर लिया, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या हो जाएगा, आपको पता है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई बी होता है। C इज इक्वल टू क्यू की जगह क्यू, जो आपका V था उसकी वैल्यू क्यू डी बटा के एप्सिलॉन 0 था, हमने लिख दिया। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, के एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका क्या आएगा, D आएगा। आप यहीं तक जो है नोट कर लीजिए, बस यहीं तक, या फिर अगर थोड़ा सा आगे लिखना चाहते हैं तो लिख दो, यदि प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो तो के का मान कितना हो जाएगा, 1। तो के की जगह 1 रखोगे तो वो C0 यानी वायु निर्वात की जो है आप धारिता आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर के एप्सिलॉन 0 बाई डी, इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे अंक ज़रूर दिए जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन, तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, या कभी कभी टॉपिक बोलता है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, उसकी भी चर्चा इसी मतलब टॉपिक में कर लेंगे। ये हमारा डेरिवेशन की श्रृंखला का 6वां नंबर है, ठीक, ध्यान दीजिए। अनुगमन वेग को समझने के लिए एक चालक लेना होगा और उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में थोड़ा समझना होगा। तो देखिए हमने एक चालक लिया, चालक एक तार होता है। अब थोड़ा सा हमने इसको इस तरह से बड़ा करके बना ताकि हमें पूरी बात समझ में आए। ये एक चालक हो गया जिसकी लंबाई स्मॉल एल रखी गई है। ये इसको एक बैटरी से जोड़ा गया है। बैटरी का छोटा भाग जो है इस तरह से चिन्ह जो होता है, इसमें छोटे वाले सिरे को ऋण से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े वाले सिरे को धन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये V वोल्टेज की बैटरी, यानी इसके सिरों पर विभवांतर कितना है, कैपिटल V। अब यहाँ से धारा निकलेगी जो कि इस चालक के इस सिरे पर जाएगी और इस सिरे से निकल कर आएगी। तो जैसे ही हम जो है इस मतलब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रिएट हो जाती है। चालक का ये जो अनुप्रस्थ काट है इसका क्षेत्रफल कैपिटल A है। अब चालक में आपको पता है पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले वो अनियमित गति करते रहते हैं जब तक विभवांतर नहीं लगाते। जैसे विभवांतर लगाते हैं उसमें वैद्युत क्षेत्र आरोपित होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, देखिए इलेक्ट्रॉन प्रेरण होता है तो धन प्लेट की ओर भागेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो है इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो ये इस मतलब डेरिवेशन का चित्र है और उसका कॉन्सेप्ट है। इतना अगर आप नहीं तैयार करोगे तो आपको डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब फिर थोड़ा सा इस चित्र के बारे में लिखो, क्या करो, लिखो। जब किसी चालक तार के सिरों पर, कोई चालक तार है उसके सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कौन सा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तथा इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जो इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। माना चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n तथा वैद्युत अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है कैपिटल A है। ये हमने जो उसमें लिखा था उसके बारे में पूरा यहाँ पर बता दिया। अब डेरिवेशन के पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको अनुगमन वेग और धारा में संबंध लाना है, तो वैद्युत धारा से ही हम समझते भैया। धारा का फार्मूला जो है क्या होता है, आवेश बटा समय। तो आपको इस पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी होगी। आपने यहाँ पर जो स्टेटमेंट में लिखा कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, यानी एक आयतन में जो है, जैसे पूरा आयतन है तो उसका एक भाग जो होता है एकांक आयतन, आप समझ रहे होंगे, ठीक। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो सब उस कॉन्सेप्ट से हम पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। उससे क्या होगा, आवेश मिलेगा, क्योंकि आवेश का फार्मूला n × a होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणते जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो पहले हम कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे, फिर आवेश ज्ञात करेंगे, फिर हम वैद्युत धारा ज्ञात करेंगे, आराम से निकल जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N मान लिया गया है। ये AL मतलब क्षेत्रफल इंटू लंबाई जो है ये आयतन है। अगर यहाँ आयतन का मान 1 रखेंगे तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, N। और आपने वहाँ पर माना है ना कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। और अगर
एकांक आयतन नहीं, एकांक से अधिक आयतन है तो क्या फार्मूला हो जाएगा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, n इंटू AL। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। चालक में उपस्थित कुल मुक्त आवेश, तो आवेश का फार्मूला Q इज इक्वल टू कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉनिक आवेश। हमने लिख दिया Q की जगह Q, कैपिटल N की ये पूरी वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दिया स्मॉल e। यहाँ तक सबको क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक, अब देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहाँ पर चाल किसकी लेंगे, इलेक्ट्रॉन की चाल अनुगमन वेग लेंगे, तो अनुगमन वेग बराबर अनुगमन वेग कहाँ से कहाँ तक चलेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से चलकर यहाँ तक जाएगा तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी L, और कितना समय लगेगा स्मॉल t। तो वेग बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा वेग यहाँ पर हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब ये हो गया समीकरण 1 में हमने Q निकाल लिया, समीकरण 2 में हमने जो है टाइम निकाल लिया। अब चालक क्षण में प्रवाहित वैद्युत धारा जो है I बराबर Q बटा T होता है, ये समीकरण नंबर 3 माना। अब मैं आगे लिखूंगा समीकरण 1, 2 एवं 3 से। 1 से जो है आप Q का मान निकाल कर रखेंगे, 2 से जो है T का मान निकाल कर रखेंगे, और कहाँ रखेंगे 3 में रखेंगे। ठीक, अब आप थोड़ा सा यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब इसके पहले मैंने स्क्रीनशॉट दिया था, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ध्यान दीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ना समीकरण 1, 2 एवं 3 से, तो I इज इक्वल टू यहाँ पर हमने जो है किसका मान रख दिया, यहाँ पर आपका Q का मान रख दिया और नीचे जो है T का मान रख दिया। तो देखिए ध्यान से, L से L कैंसिल हो जाएगा, VD ऊपर जाएगा, तो I इज इक्वल टू N E A फिर VD, ये फार्मूला हो गया। अनुगमन वेग निकालना है तो इसको नीचे कर दीजिए, अनुगमन वेग VD इज इक्वल टू I बटा A N E, इस तरह से हो गया आपका। ठीक, ध्यान दीजिए हमने लिखा आता मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध है। यही जो संबंध है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच क्या है, संबंध है। अब आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यहाँ तक का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वो धारा में संबंध ना पूछ कर धारा घनत्व में पूछे तो आप क्या लिखोगे, आप नीचे लिखोगे यदि चालक क्षण में धारा घनत्व स्मॉल j है तब धारा घनत्व J बराबर I बटा A, धारा घनत्व J बराबर क्या हो जाएगा I बटा A, और फिर I की वैल्यू आप यहाँ से लेकर देखिए रखिए, I की वैल्यू जो है आप यहाँ से निकालिए, जो ये वाला है NEAVD, NEAVD रखोगे तो A से कैंसिल हो जाएगा, NEVD बचेगा। ठीक, अब VD बराबर यहाँ से अगर देखना चाहोगे तो यानी नीचे चला जाएगा, तो ये आपका जो है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध हो जाएगा। बस आप यहीं तक अगर लिख देते हो तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब चलेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन पर। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है किरचॉफ का नियम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो किरचॉफ का नियम जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे किरचॉफ के नियम और फिर लिखेंगे किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी 2 नियम हैं। पहला प्रथम नियम अथवा संधि नियम, दूसरा द्वितीय नियम अथवा लूप का नियम, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद फिर आप हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम अथवा संधि का नियम। ठीक, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक, यहाँ पर हम बात करते हैं प्रथम नियम अथवा संधि का नियम। लिखोगे किसी दृष्ट हटा दो, ये ज़्यादा सही रहेगा, दृष्ट धारा हटा दो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, अब आप ऐसे लिखिए, किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर, किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर, फिर सुनो, किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I इज इक्वल टू 0। फिर सुनो, किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I इज इक्वल टू 0। अभी एक वैद्युत परिपथ है, ये कोई बिंदु है, ये कोई संधि है, जोड़। ठीक, यहाँ पर देखिए I1 धारा, I1 कहाँ है, I1 धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है, I3 धारा आ रही है, I4 धारा जा रही है, I5 धारा जा रही है। तो इन सभी धाराओं को जब जोड़ेंगे उस सब उत्तर क्या आएगा 0। ये प्रथम नियम है, ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर लिखा जो धारा आती है वो प्लस में लिखी जाती है, तो I1 I2 I3 संधि की ओर आ रही है, प्लस में लिखेंगे। I4 I5 जा रहा है तो माइनस में लिखेंगे, और बराबर कितना है 0। ये भी हम यहाँ पर दिखा है माइनस में, इसलिए उसको उधर भेज देंगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, यह ऊर्जा की मतलब यह किस पर मतलब की है, यह आवेश संरक्षण पर मतलब आधारित है, ये ऊर्जा संरक्षण पर नहीं, ये किस पर आपका है, आवेश संरक्षण, गलती से लिख दिया गया यहाँ पर, यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक, अब आप क्या करिए, यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए चित्र तक का, और उसके बाद यहाँ का, और यहाँ पर जो है आप आवेश लिख दीजिएगा। ठीक, अब इनका दूसरा नियम देखते हैं। देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम जो है द्वितीय नियम अथवा लूप का नियम कहलाता है। इसमें आप क्या पढ़ोगे, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के, देखो ये एक वैद्युत परिपथ है,
ये यहाँ से यहाँ तक जो है एक बंद पास है या लूप है, और ये दूसरा बंद पास या लूप है, ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। फिर से देखिए, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में यानी उस बंद पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर ये हमने बंद पास लिया, इसका नियम मतलब है, तो इसमें कितने वैद्युत वाहक बल कार्य कर रहे हैं, 2। तो ई मतलब वैद्युत वाहक बल, सिग्मा मतलब इन दोनों वैद्युत वाहक बलों का जोड़ किसके बराबर होगा, इसमें जितनी मतलब प्रतिरोध है और उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल, यानी I1 I2 का गुणा कर लीजिए, फिर सिग्मा मतलब जोड़िए, फिर किसको, I2 R2 को, ठीक। तो ये जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम है। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए ऐसे, और इस चित्र का ले लीजिए, इतना बना दीजिएगा तो आपको वहाँ पे एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, व्हीटस्टोन सेतु। सिर्फ 5 बातों से आप व्हीटस्टोन सेतु सीख पाएंगे। पहला, उसकी डेफिनेशन थोड़ा सा लिखिए, फिर सिद्धांत, उपकरण का वर्णन, क्रियाविधि और डेरिवेशन की उत्पत्ति। ये एक एक बात ध्यान से क्लियर कर लीजिए, आपको पूरा व्हीटस्टोन सेतु क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु के बारे में लिखेंगे, तो लिखेंगे इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, सेतु यहाँ पर नहीं रहेगा, ये नाम है इनका, सेतु बाद में आएगा। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, यहाँ पर हम सेतु क्या करते हैं, काट देते हैं। तो चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त करके, उन्होंने कितने प्रतिरोधों को प्रयुक्त किया था, 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त करके किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। फिर सुनिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त कर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का परिपथ आविष्कार किया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। क्लियर, एकदम क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके सिद्धांत की। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में, जब वो मतलब कि संतुलन की स्थिति में आएगी, तो उस स्थिति में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, अभी हम भुजाएं दिखाएंगे, किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। पहले दिखा देते हैं फिर समझाते हैं। तो देखिए, ये आपका P और Q संलग्न भुजा है, और फिर R और S संलग्न भुजा है, यानी ये वाले प्रतिरोध और ये वाले प्रतिरोध का अनुपात इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा किसने बताया, व्हीटस्टोन ने बताया, उनका सिद्धांत है। और ऐसा कब होगा, नहीं, ये बराबर कब आएगा, जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। इसीलिए लिखा है व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर R/S। सिद्धांत क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब करेंगे उपकरण का वर्णन। क्या करेंगे, उपकरण का वर्णन। जैसे जैसे यहाँ पर बना वैसे वैसे लिखेंगे। 4 प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को, P, Q, R तथा S को समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के अनुदिश, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के अनुदिश चित्र के अनुसार क्या किया गया है, जोड़ा गया है। 4 प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के अनुसार अनुदिश जो है चित्र के अनुसार जो है जोड़ा गया है। विकर्ण AC के बीच एक बैटरी E और कुंजी K1 जोड़ते हैं। तो विकर्ण AC ये, तो यहाँ से यहाँ के बीच जो है एक बैटरी E जोड़ देते हैं और एक कुंजी K1 जोड़ते हैं, यहाँ A और C के बीच में। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद आगे लिखा है, तथा दूसरे विकर्ण BD के बीच में जो है, BD के बीच में एक धारामापी कैपिटल G यानी गैल्वेनोमीटर G और एक अन्य कुंजी K2 जोड़ देते हैं। तो ये हो गया किसका वर्णन, उपकरण का वर्णन। थोड़ा ऊपर करो और ये स्क्रीनशॉट दे दो इनको। तो इस तरह से जो है इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए उपकरण के वर्णन का। फिर क्रियाविधि समझते हैं। तो देखिए, क्रियाविधि में क्या करते हैं, सर्वप्रथम कुंजी K1 को मतलब ऑन करके, जो पहली कुंजी है उसको ऑन करके परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ऑन करोगे धारा जाने लगेगी। तत्पश्चात कुंजी K2 को मतलब कि ऑन करते हैं, जो आपका जो है गैल्वेनोमीटर के पास कुंजी है उसको ऑन करते हैं। तो उस समय अगर धारामापी में कोई विक्षेप ना प्राप्त हो,
मतलब धारामापी में कोई विक्षेप ना प्राप्त हो, अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो। तो यह वीट स्टेन सेतु की परिपथ की कौन सी अवस्था कहलाती है? संतुलन की अवस्था कहलाती है। फिर से क्रियाविधि समझिए। यदि सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करके परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तत्पश्चात K2 को ऑन करते हैं तो धारामापी में कोई विक्षेप ना प्राप्त हो, अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो, तो वीट स्टेन सेतु की कौन सी मतलब की अवस्था कहलाती है? उस परिपथ की संतुलन की अवस्था कहलाती है। और संतुलन की स्थिति में अभी आपको बताया गया था P/Q बराबर R/S। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब लास्ट में छोटा सा है डेरिवेशन। तो वीट स्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था की शर्त का जो है निगमन। तो हम सबसे पहले क्या पकड़ेंगे? बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अभी इसी वीडियो में किरचॉफ का नियम भी समझाए थे, ठीक। देखिए, तो ABDA की बात करते हैं। ABDA किरचॉफ का नियम कहता है धारा और प्रतिरोध का गुणनफल I1 × P, इधर जा रही तो I1 × P, फिर ऐसे आ रहे हो तो आपने पर्णपात इस दिशा में लिया तो I2 इधर आ रही है तो माइनस कर दोगे, तो माइनस आपका I2 × R बराबर, इसमें अगर कोई सेल है तो उसको लिखते हैं, सेल तो है नहीं तो I1 × P माइनस I2 × R बराबर 0 हो जाएगा। ऐसे इसके लिए जब यूज करेंगे तो I1 × Q माइनस I2 × S जो है बराबर 0। दो समीकरण बनेगा, उसी समीकरण को हल कर लेंगे, संतुलन की अवस्था का शर्त निगमित हो जाएगा, ठीक। ध्यान से देखिए। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से चलते हैं I1 × P माइनस R2 × R बराबर 0। तो माइनस में उधर चला गया समीकरण नंबर 1, ठीक। ऐसे यहाँ पर जो है ये उधर चला गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में भाग देते हैं तो 1 में इतना है, 2 में नीचे इतना है, 1 में उतना है, 2 में इतना है। तो आपका I1 से I1 कैंसिल, P/Q, I2 से I2 कैंसिल, R/S, ठीक। इसको थोड़ा ऊपर करिए, स्क्रीनशॉट इसका भी दे देते हैं। इस तरह से आप जो है निगमन के लिए यहाँ से यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हमारे पास दो और नियम बचते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम और μ0 एप्सिलॉन 0 में संबंध। डेरिवेशन नंबर 9। आप भी थक चुके हो, हम भी थक चुके हैं, लेकिन कुछ मिनट के इंतजार के बाद इसको सीख कर ही छोड़ेंगे अगर यहाँ तक आप आ चुके हो। देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम, हेडिंग क्या होगी? बायो-सेवर्ट्स लॉ। इसको समझने से पहले एक तार लीजिए, उस तार में धारा प्रवाहित कर दीजिए, और तार में धारा प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, सबको मालूम है। तो छोटा सा खंड तार का लेंगे जिसकी लंबाई dl माने हैं, वहाँ से उस तार से थीटा कोण बनाते हुए कुछ दूरी पर हमें पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है dB, और इधर ज्ञात करोगे तो ये भी dB होगा। इधर दिशा चुंबकीय क्षेत्र की अलग आएगी, इधर अलग आएगी, तो हम किसी एक जगह पर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर। फिर समझिए, एक तार था, उसमें धारा प्रवाहित किया तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो तार के छोटे से भाग dl के कारण जो है हम कुछ दूरी पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहेंगे, और वो जो कुछ दूरी होगी वो जो है वो दूरी की लाइन जो है तार से थीटा कोण बनाएगी, वो dl वाली लंबाई से, ठीक। इतनी बात समझ में आई? चित्र समझ में आया? तो चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा चित्र के बारे में लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद डेरिवेशन देखिए, क्या मजा आ जाएगा। बायो तथा सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि, एकदम टोन में गाओ, बायो तथा सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि धारावाही चालक, यानी जिसमें धारा बहती है, धारावाही चालक के छोटे खंड dl था ना, के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, छोटे खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। dB निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। dB पहली किस पर निर्भर करती है? धारा पर। तो dB प्रोपोर्शनल I यानी धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, dB प्रोपोर्शनल dl यानी खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा यानी जो है आपके जो कि कोण बना है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, और dB प्रोपोर्शनल 1/r यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात आप सबको समझ में आई? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आई। अब समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से, समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से dB केवल एक बार लिखो dB, प्रोपोर्शनल केवल एक बार लिखो प्रोपोर्शनल, फिर I dl साइन थीटा बटा r² लिख लोगे? बिल्कुल लिख लेंगे सर, ठीक। अच्छा। अब देखिए, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कोई ना कोई नितांक आएगा, μ0/4 पाई। अब यहाँ पर इंटू I dl साइन थीटा आपका है, इसे ही बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं, जहाँ μ0/4 पाई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और μ0 वायु या निर्वात की क्या है? चुंबकशीलता है। तो आप डेरिवेशन के लिए जो है यहाँ से यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ध्यान से देखिए, और उसके बाद ये जो बचा हुआ है ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करिए, एक डेरिवेशन अभी बाकी है।
बस 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 1.5 मिनट और दो, जल्दी समझा देता हूँ। ये भी इम्पॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, ध्यान दो। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो में संबंध। सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, वी नो डैट, मतलब हम जानते हैं। क्या जानते हो, म्यू जीरो इज इक्वल टू 4 पाई गुणित 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये म्यू जीरो का मान होता है, समीकरण नंबर 1। तथा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन जीरो में संबंध लेना, तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू निकालेंगे, इसको पलट देंगे तो 4 नीचे चला जाएगा। ठीक, तो आपका म्यू जीरो इज इक्वल, सॉरी एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू, और आपका जो है एक प्रकार से जब इसको पलटोगे तो उधर भी पलटा जाएगा, तो ये चीज़ नीचे चली जाएगी और 4 पाई भी नीचे चला जाएगा। तो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/4 पाई 4 पाई इंटू 9 × 10 की घात 9, मात्रक भी उल्टे हो जाएंगे, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, इसका इससे सीधे गुणा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक, अब हम यहाँ पर इसका गुणा कर देते हैं, तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। अब म्यू जीरो का मान कितना था, ये आपका 4 पाई गुणित 10 घात -7 हमने लिख दिया और मात्रक सहित लिखा, और फिर इसका मान भी मात्रक सहित लिखा। यहाँ तक बात समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया सर। उसके बाद क्या करेंगे, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे, ये आपका ऊपर इतना बचा और नीचे अंक में इतना बचा। फिर देखिए मात्रक में न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, कूलम स्क्वायर ऊपर बचा, एम्पियर स्क्वायर और यहाँ पर आपका मीटर स्क्वायर बचा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको नीचे लेकर आएंगे तो 10 घात -16 हो जाएगा, सॉरी +16 हो जाएगा जुड़ने पर, और कूलम का फार्मूला मात्रक जो होता है एम्पियर सेकंड भी होता है, तो एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ही हो गया। एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर आपका अगली लाइन में बचेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक, ध्यान से देखिए। अब देखिए म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/9 × 10 घात 16 सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका ऐसे ही रहने देते हैं, सेकंड स्क्वायर को नीचे कर लेते हैं, तो ये आपका मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। सब पर स्क्वायर लगाया तो इसलिए हम होल स्क्वायर करेंगे। एक का देखिए, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 10 घात 8 का स्क्वायर करोगे 10 घात 16 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा। तो इस रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि प्रकाश की चाल c इज इक्वल टू क्या होता है, 3 × 10 घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो इसलिए म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका 1 की जगह 1 रखते हैं, इसकी जगह c रखते हैं, तो हमारा संबंध मिल जाएगा म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/c²। ऊपर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक, तो ऐसे आप जो है पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।